जो देख रही होती हैं उसमें क्या कहाँ हम लोग की गलती कर रहे थे। ठीक है, एक तो हमारा पोस्चर का तो इशू है अक्सर, वो हमें मालूम है, उसको हमने ठीक करना ही करना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारी ख़राब हो रही होती हैं और हमारी सेहत में बता भी रही होती है, हमारी हड्डियाँ में बता रही होती है, बट हम उसको सुनते नहीं हैं। वो कितना सिवियर जो है हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। देखिए, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोग कर रहे होते हैं, कई सालों से कर रहे होते हैं। जैसे आजकल बहुत हमारे पास फिटनेस ट्रेनर्स हैं या जो जिम कर रहे होते जी, हैं। जी। बहुत सारे लड़के या लड़कियां जितने भी हैं, जिम करते वक्त भी उनकी मसल की इंजरी हो जाती है, क्योंकि वो उनका पाँव से क्योंकि लैंड नहीं करता ना। वो आप जंपिंग जैक्स करें, आपको एग्जैक्टली पता नहीं पाँव लैंड कैसे करना है नीचे। एग्जैक्टली या डेड लिफ्ट कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अभी तो जैसे बहुत सारे अच्छे जिम्स भी हैं जहाँ पर पर्सनल ट्रेनर्स भी हैं, वो उनके साथ कर रहे होते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ट्रेनर्स के बगैर भी कर रहे होते हैं जिम ना, तो उनको जैसे डेड लिफ्ट है, उनको टेक्निक ही नहीं पता होती कि हमने लैंड कैसे करना है और खड़े कैसे करना है, लाइक अपर बॉडी को कैसे रखना है, लोअर बॉडी पे स्क्वाट किस तरह से करना है। तो फिर ऐसे पेशेंट्स में बहुत सारी ऐसी इंजरीज आती हैं, तो वो भी फिर हमारे पास कंसल्ट के लिए आते हैं। फिर हम उनको फ़िलहाल रोक देते हैं कि आप फिलहाल ऐसे जिम ना करें, थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को रिकवर होने दें। उसके बाद भी अगर आप जिम करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप किसी पर्सनल ट्रेनर के साथ कर लें। ये वाले केसेस बहुत आते हैं। दूसरा, अगर जैसे बहुत क्रॉनिकली अगर मैं बोलूँ कि ख़वातीन जैसे आती हैं, लाइक घर के काम कर रही हैं या जॉब रूटीन उनकी ऐसी है कि 9-9 घंटे 10-10 घंटे उनको बैठना ही है, तो उनको भी बस हम थोड़ा सा पोस्चर करेक्शन की तरफ लेके जाते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को ही बेहतर करें। सर्जरीज हुई हैं, उनको भी बच्चे भी अपने उठाने हो, क्योंकि अक्सर माएँ जो है वो कहती है कि हम अपना बच्चा ऐसे नहीं भी उठा आते हैं, पाते, हाँ ऐसे भी आते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे भी, क्योंकि बच्चे का भी ज़ाहिर वेट है। अब बच्चे को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हम सपोर्टिव मेजर्स देते हैं। जैसे अगर आप बच्चे को उठा रहे हैं, ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो एक ब्रेस्ट फीड का पिलो मिलता है, पिलो के ऊपर आप उस बच्चे को रखें। आप अपनी कमर को सपोर्टेड रखें, कहीं भी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आपकी बैक सपोर्ट है, उसके बाद आप बच्चे को उठा के फीड करें। या अगर बच्चे का डायपर वगैरह चेंज करना होता है, वो जल्दी जल्दी में बोलती है कि हम तो जी बैंड करके वो जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आप कहीं बैठ के और अपनी पोजीशन को करेक्ट करके फिर आप वो डायपर चेंज करें, या खाना खिलाना है, या बच्चों को पढ़ाना भी है। कई माएँ आती हैं कि हम तो जी अपने बच्चों को पढ़ाती रहती हैं, लाइक 1 घंटा या 2 घंटा अगर हम देते हैं, ट्यूशन नहीं जाते, हम ही पढ़ाते हैं घर पे। तो हम कहते हैं कि आप भले पढ़ाओ, ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें रोक दो। हम ये भी नहीं कर सकते ना कि आप अपनी एक्टिविटीज़ रोक दो और फिर बस बैठ जाएं। बैठना भी एक इलाज नहीं है। तो उनको भी हम यही गाइड करते हैं, आप मसल रिलैक्सेंट तो जो आप टैबलेट्स वगैरह ले रही हैं तो वो लेती रहें, लेकिन आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी अपने साथ साथ रखें। आप बच्चों की चेयर और टेबल का जो डिस्टेंस है वो ऐसा रखें कि लाइक आई लेवल पे उनका बुक्स होने चाहिए। आप भी जो देख रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, तो आपकी गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। कमर के अलावा गर्दन के मसले भी बहुत ज़्यादा जो है वो हो गए। वही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे इतनी टाइटनेस हो जाती है, उस टाइटनेस की वजह से फिर पूरा स्ट्रेस आ जाता है, वर्टाइगो की कंप्लेन आने लगती है। जब हमारा जो अपर सर्वाइकल है उसकी लिमिटेशन आ जाती है, जब मोरों की बीच में मोबिलिटी नहीं होती, तो वो फिर वर्टाइगो का शिकार हो जाता है। उसमें होता है कि चक्कर आने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पूरी दीवारें घूम रही हैं, सर ऊपर या नीचे, समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या। तो उसकी रिहैब भी होती है, उसकी रिहैब थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें कुछ मैनुअर्स होते हैं जो हम करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम ब्रेन डारो एक्सरसाइजेस कहते हैं, डिस्क हॉट पाइप मैनुअर होता है। आगे जाके कि वैसे अगर नॉर्मल हम भी बैठे हुए तो हम एक जो छोटी मोटी बैठ की जो चीज़ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, वो क्या है जो हमारी कमर के लिए मुफीद हो सकते हैं। मेरे साथ कॉलर है सकीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बाजी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सकीना, क्या पूछना चाहेंगी? भाई मेरे ना ये बैक साइड पे करके ना, लेफ्ट साइड पे करके ये पेन नहीं जा रहा, तो मैंने सोचा गुर्दे का इशू है शायद। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था 2 मंथ बिफोर, तो फिर उन्होंने कहा आपको गुर्दे का तो मसला ठीक, उन्होंने कहा तो सूजन है। फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया अभी ये SIUT से सिविल हॉस्पिटल से, तो उन्होंने कहा भी आपको ना पत्थरों का मसला लग रहा है, गुर्दे तो आपको ठीक है। तो मैं ना ज़्यादातर पता नहीं मेरा खड़े होना ज़्यादातर काम है, मतलब बैठती में पूरे दिन में कम ही हूँ, बस खाना खाने के लिए बैठ गई, जैसे सारे दिन ना खड़े होने वाला काम है मेरा। अच्छा, आप क्या काम करती हैं सकीना? बस मैं घरेलू वाइफ ही हूँ। अच्छा, ठीक है, घर के आप काम करती हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है सारा मतलब घर को खुद ही करना होता है, कपड़े प्रेस वगैरह खड़े होके और बर्तन वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ ज़्यादातर मेरा खड़े होने का काम है मेरा। तो ये मेरा ना पेन कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने खड़े हो नहीं पा रही, कभी कभी ना ऐसे दिल करते बस मैं लेट ही रहूँ। अल्लाह अल्लाह। तो चलें, मैं पूछ लेती हूँ डॉक्टर साहब उनको क्या करना चाहिए?
कि तो जिस तरह क्रॉनिक बैक पेन का बता रही हैं तो डेफिनेटली पहले तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसको, कि तसल्ली कर लेंगे कोई और वजह तो नहीं है जो इनको कोई अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो। अगर वो तसल्ली हो जाती है, एज के साथ ही है, अक्सर यही होता है कि वो आप जो काम 20 से 40 के दरमियान करते आ रहे होते हैं वो 40 के बाद ज़रा पर डिफ़िकल्ट हो जाता है एज के साथ वो करना। तो उसमें फिर यही कि एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मेजर्स और काम का लोड ज़रा सा डिवाइड करके करना, कि एक साथ बहुत ज़्यादा देर लंबा एक काम ना करें। जो भी घरेलू काम है, चाहे वो स्त्री हो, किचन का काम हो, वो आप फिर डिवाइड करके कर लें ताकि आपकी मूवमेंट होती रहे और एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा लोड वाला काम ना हो। तो इस टाइप की चीज़ें की जा सकती हैं। बट उनकी बातों से कोई ख़तरनाक चीज़ बाहर तो नहीं लग रही, अगर इतने दिनों से दर्द चल रहा है तो। लेकिन ये कि आई थिंक इट्स बेटर कि एक बार इन्वेस्टिगेट करा लें, तसल्ली करा लें तो बेहतर है। सकीना, ये अपने लिए ज़रूर करो, ये आपके अपने लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप हेल्दी होंगी ना तो आपके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, तो ये माँ का और आपका घर भी बहुत अच्छा चलेगा। तो एक औरत का, एक माँ का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ब्रेक में हम लोग ज़रा कुछ रेड फ्लैग्स के वाले से बात कर रहे थे, तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड दे दूं कि अभी हम जो बातें कर रहे हैं ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है, और बल्कि मैंने शुरू में भी कहा था कि 80 से 90% जो मसाइल कमर दर्द और गर्दन दर्द के होते हैं उसमें कोई बीमारी या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होती है। बट इसी वजह से हम लोग कभी कभी जो है वो डॉक्टर्स भी और मरीज़ भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि अगर दर्द हो रहा है उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं लेते। तो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पहले उनको मैं ज़रा सा एक ब्रीफली बता दूं, तो फिर मैं रेड फ्लैग्स पे भी आऊँगा तो उसकी रेलेवेंस समझ में आएगी। तो जो स्पाइन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या सकती है ना, तो पहली चीज़ जो है, जिस तरह जिसम में कहीं भी कैंसर होता है तो रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी का अपना कैंसर तो इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन कहीं दूसरी जगह से कैंसर रीढ़ की हड्डी में आ सकता है। इन्फेक्शन जैसे बाकी सारी जिसम में हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। टीबी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन समझा जाता है, लेकिन दीगर इन्फेक्शंस भी होते हैं स्पाइन में। तीसरी चीज़, ट्रॉमा के साथ कोई हड्डी टूटना, कोई चीज़ डैमेज होना, अगर कोई सिग्निफिकेंट चोट लगी है, आपको सीढ़ियों से गिरे हैं, दरख्त से गिरे हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है तो डेफिनेटली इंजरी। फिर पैदाइशी कुछ चीज़ें होती हैं, कुबड़ापन जो होता है, जो स्कोलियोसिस या काइफोसिस स्पाइन में बन जाती हैं, या बचपन से कोई बनावटी चीज़ हो स्पाइन के अंदर, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। फिर जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो सोजिश वाली बीमारियां जो डॉक्टर साहब ने बताया था, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें मोरों में सोजिश होती है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये 5 मेजर कैटेगरी। छठी जो कैटेगरी है जो सबसे कॉमन है इन सब में, वो एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम जिसे हम डीजेनरेटिव कहते हैं, कि जो उम्र के साथ होते हैं। लेकिन उम्र के साथ का मतलब ये नहीं होता कि ज़रूर बुढ़ापे में जाके होंगे। वो सफ़ेद बाल की तरह, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जवान लोगों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसी तरह ये चेंजेस भी यंगर पॉपुलेशन में भी आ सकते हैं, और बहुत से बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें नहीं होते। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये कि क्योंकि इनमें कोई हमारे पास कोई डिजीज़ प्रोसेस आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई और चीज़ नहीं होती, ये एज के साथ तोड़ फोड़, जेनेटिक्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। तो उसमें जो कॉमन चीज़ें, उसमें एक तो डिस्क की हमने काफ़ी बात की, डिस्क उसकी वजह से शियाटिका होता है। एक होती है जो उम्र के साथ, बड़ी उम्र में जाके नाली तंग हो जाती है, उसे हम स्टेनोसिस कहते हैं, कि नाली तंग होती है। तो उन लोगों को ऐसे पेन नहीं होता, लेकिन जब वो चलते हैं तो उनसे चला नहीं जाता। वो 5 मिनट के बाद कहते हैं मेरी टांगे सुन हो जाती हैं और हमें बैठना पड़ता है। जेनेटिक में भी तो होता है ना आपकी, जेनेटिकली कंजेनिटल स्टेनोसिस अलग चीज़ है, बहुत रेयर होता है। जो ज़्यादा होता है वो यही होता है कि एज के साथ जो स्पाइनल स्टेनोसिस बनता है। तो 60s में अक्सर लोग आते हैं। जेनेटिक वाले वो होते हैं जो यंग एज में 30-40 में कोई आ जाए, लेकिन ज़्यादा लोग जो होते हैं वो 60s में, 50s में, लेट 50s 70s में आते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ज़रा ज़्यादा चलते हैं तो उनकी टांगें सुन होने लगती हैं, उनको बैठना पड़ता है। ऐसे उनको कोई पेन नहीं होता, लेकिन उनकी एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। तो ये एज रिलेटेड इन अ नटशेल चीज़ें होती हैं। अब बात ये होती है जब किसी को कमर में दर्द हुआ तो कब डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है। तो रेड फ्लैग्स जो हम लोग कहते हैं, एक तो एक्सट्रीम एजेस कहते हैं कि बच्चों में कॉमन नहीं है कमर दर्द। कभी भी बच्चे में कमर दर्द हो तो डेफिनेटली पहले दिखा के तसल्ली कर लें कुछ है कि नहीं है। तो बच्चों में कॉमन नहीं, और फिर वही एल्डरली में है 50-60 के ऊपर कोई और प्रॉब्लम साथ हो सकती है, डिजेनरेटिव भी हो सकती है। तो ये एक तो एजेस की एक्सट्रीम हो गई। यंग पेशेंट्स में अगर कोई उसके साथ नसों का मसला हो कि कमज़ोरी आ रही हो, चाहे वो यूरिन और स्टूल के कंट्रोल में कमज़ोरी हो या पैर के हिलने में कमज़ोरी हो, वो रेड फ्लैग है, उसमें डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा। साथ में कोई फीवर हो रहा है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन के साथ, कमर में दर्द हो रहा है तो इन्फेक्शन हो सकता है, दिखाएं। सिग्निफिकेंट ट्रॉमा जो हमने बात की, अगर एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हैं कहीं से, तो डेफिनेटली तसल्ली करा लें, कोई चीज़ टूटी नहीं है। और कुछ जैसे सिग्निफिकेंट ट्रॉमा में आपका गम भी आ जाता है। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरी कमर टूट गई है, कि आपने ये भी उसको भी आपको देखना। बट हम जो ट्रॉमा की बात करें, जो स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकते हैं, डैमेज की बात करें, ट्रॉमा की बात करें, हाँ मैं एक्सैक्टली ट्रॉमा की बात करें, दिखाई नहीं देता। अच्छा मुझे बताया, इसके
पॉइंट्स हिजामा के पॉइंट्स कौन से, कि अगर हम बैक पेन के वाले से बात करें? बैक पेन में देखें ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो L4 L5 के ऊपर डिस्क बल्ज के साथ आ रहे होते हैं। मस्कुलर स्पैज़म भी होता है तो लोअर बैक पर ही होता है, तो उसके लिए बिल्कुल यानी ऐसे बताना तो मुश्किल है, लेकिन जो SI जॉइंट्स होते हैं जो दो गड़े से होते हैं बिल्कुल कमर के नीचे वाली जगह पे, तो वहाँ वो असल में नर्व रूट्स वहाँ से गुजरती हैं। तो हमारा पॉइंट जो एक सेंटर में बिल्कुल लोअर बैक पर बिल्कुल आखिरी सिरे पे एक वो बहुत अहम पॉइंट है, वो L4 L5 वाली जगह है, और उसी से जो रूट्स निकलती हैं तो उसके लिए फिर हम दोनों तरफ वो जो SI जॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम कप्स लगाते हैं। ये 3 कप हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और आजकल बहुत कॉमन हो गया है वो L5S1 का इशू है। L5S1 पे भी अक्सर डिस्क बल्ज भी हो जाता है, और उसमें बाज़ औक़ात जो है ना वो मोहरा थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है, जिसको हम एंटीरोलिस्थेसिस बोलते हैं। ज़्यादातर एंटीरोलिस्थेसिस के केसेस हमने देखे हैं। या फिर जो है ना वो उस पर मामूली सा एक फ्रैक्चर भी होता है जो L5 है बिल्कुल टेल बोन के ऊपर, तो वो उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा बैठते हैं, सारा दिन बैठते रहते हैं। तो उसमें भी हमारे फिर पॉइंट जो है वो उससे थोड़े से नीचे अपर हिप के ऊपर ही लगते हैं, जो L5S1 को कवर करने के लिए हम लगाते हैं। तो हिजामा से तो देखें बेसिकली क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, सबसे पहले स्किन के नीचे का वो जो जमा हुआ ब्लड है जो निकलता है हिजामा में, सबकुटेनियस ब्लड, तो वो निकलता है। बाकी जो उसके नतीजे में उसके नीचे जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन चल रही है वो इंप्रूव हो जाती है, जिससे फिर मसल्स रिलैक्स होते हैं। सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है हिजामा का वो मस्कुलर स्पैज़म रिलीव होता है, तो उससे फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू होती हैं। लेकिन साथ में थोड़ी सी, जैसे कि मैंने कहा कि यानी फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचिंग, जो हम एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग बताते हैं पेशेंट्स को कि वो सीधा लेट कर बिस्तर के ऊपर अपने घुटनों को अपने सीने की तरफ खींचें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज़ करें। और लेकिन ये हो थोड़ा सा बहुत बिल्कुल सॉफ्ट उस पर ना हो, थोड़ा सा हार्ड सरफेस होना चाहिए नीचे, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है बिल्कुल। और ये लोअर बैक को आपकी रिलैक्स करेगा। अक्सर जो सुबह सोकर उठने पे जो लोगों को दर्द होता है ना, वो मस्कुलर स्पैज़म और विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बड़ी रीज़न ये होती है। तो इसका मतलब आप रात को सोने से पहले भी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लिया करें, सुबह उठ के भी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लिया करें। अहमदाबाद से हमारे साथ कॉल मौजूद है अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी अवैस भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मैं मुझे डॉक्टर से सवाल था, मैं यंग हूँ ना, अभी 21-22 का हूँ ना, जी जी। तो मुझे अब थोड़ा मतलब मुझे दर्द आता था बार बार बैक पे, तो मैं उसे जो है ज्यादा सीरियस नहीं लेता था। आस्ता आस्ता जब ज्यादा ये दर्द बढ़ा तो मैंने अपनी मतलब जो कभी थेरेपी कराई, कभी टेबलेट्स ली, सब कुछ करके आखिर में जब MRI कराई पता चला मेरा मिल्क स्टेटमेंट है ना, मतलब जो लोअर बैक पे कर्व है तो वो नेचुरल खत्म है। तो मुझे काफी सारी डॉक्टर है हमारी वो उसने दिया है कि आप ये स्ट्रेचिंग करो, आप ये टैबलेट्स लो, आप ये पेन किलर लगाओ, ये जो टूल्स है ये आप लगाओ, पर मुझे मैम वैसा आराम नहीं आ रहा, कोई भी आराम मतलब नहीं है। फिर भी बैठता हूँ, उठता हूँ, सडनली कोई भी एक्शन करता हूँ तो मुझे वो वैसे का वैसा दर्द होता है, महसूस होता है। और आपकी तो एज भी बहुत कम है, ये लाइक आपने बताया कि 20-21 साल की इनकी एज है। प्रोफेशन क्या है इनका? आपका प्रोफेशन, आप तो मेरे ख्याल से पढ़ रहे हो या कुछ काम करते हो, जॉब करते हो या वैसे पढ़ रहे हो? मैम मैं जिम करता था, उसमें मुझे थोड़ा रात का दर्द स्टार्ट हुआ। अच्छा, आप जिम करते थे, आपको लगता है जिम की वजह से तो नहीं हुआ ये? जी मैम, आपने कहा आप जिम करते थे या जिम ट्रेनर थे, क्या थे? जिम करता था। अच्छा, आप जिम करते थे, तो आपको लगता था कि वहाँ पे कोई ऐसी गलती हुई है? जी मैं नहीं मैम, उधर भी मुझे आस पास जब मैं बैक की स्ट्रेचिंग करता था या एक्सरसाइज करता था तो मुझे जो है ना बैक पे पेन आता था, और साथ मेरा काम है वो भी बैठने वाला है। अच्छा। तो उसमें मुझे आस्ता आस्ता फील होता रहा, दर्द आस्ता आस्ता होता रहा पेन जी, तो आस्ता आस्ता फिर ये बढ़ने लग गया, और अभी ये काफी है कि मुझे बैठने में बहुत मतलब तंग होता हूँ कि सडनली कोई भी एक्शन नहीं कर सकता। देखिए 21 to 22 ईयर्स की एज, ठीक है, अर्ली एज के अंदर 18-19 में इन्होंने जो है वो जिम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो आपकी स्पाइनल फ्यूजन का और जो है प्रॉपर आपकी बोन की फ्यूजन का वक्त था, ठीक है, तो उसमें इस तरह के पेन आना बहुत कॉमन है, ठीक है। और फिर जैसे बताया जाए यंग एज के अंदर एक दूसरे बॉडी बिल्डर्स को देखते हुए जो है वेट उठाने की कोशिश करते हैं, और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो आज के माशरे में या जिमों के अंदर हम देखने को ख़ास तौर पे मिल रही है वो ये डेड लिफ्ट का। जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी इसका बताया कि अक्सर पेशेंट्स हमारे पास हैं डॉक्टर साहब, वो डेड लिफ्ट की उसके बाद कमर को पकड़ के बैठ गए। डेड लिफ्ट को बगैर अपने पैरास्पाइनल मसल्स के स्ट्रेंथन किए बगैर उठाना सिर्फ शौक में या एक दूसरे के कंपटीशन के बेसिस पे बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। डिस्क स्लिप का बहुत ज़्यादा मेजर कॉज बन रही है आजकल, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए एक तो। और दूसरा ये कि सेकेंडली इनके केस के अंदर चीज़ देखने को मिली वो इग्नोरेंस देखने को मिली, जो इन्होंने शुरू से करना शुरू की, 3 से 4 साल गुजारे, अब वो चीज़ जो है मैंने बताया ना बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में आपके जवाब दे जाते हैं, तो ये अब जब इनके जवाब देना शुरू हो रहे हैं। फिर बाकी इनका प्रोफेशन थोड़ा सिटिंग वाला प्रोफेशन और प्रायर जिम की हिस्ट्री, तो इनके बैक के जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं और जो उन्होंने बताया कि MRI के ऊपर जो है वो स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन आई है, इसके कमर का बिल्कुल सीधापन, वो इसी मसल्स की वजह से ही है कि मसल्स ने जो है नॉर्मल जो लंबर लॉर्डोसिस था, जो कर्व था,
वो लॉस करवा दिया, जिसकी वजह से जो है कमर बिल्कुल एक्सरे पे या एमआरआई के ऊपर सीधी नज़र आ रही है बजाय जिन्होंने बताया। और फाइंडिंग्स में हमें अभी डिस्क का नहीं मालूम कि क्या चीज़ें, और ना उन्होंने अलामात के तौर पे बताया कि कमर का दर्द नीचे टांगों पे जा रहा है या टांगों में सुनपन आ रहा है। तो आई थिंक द थिंग्स आर ऑन गुड साइड। इनको चाहिए कि प्रॉपरली जो है कंसल्ट करवा के अपनी वही लाइफ स्टाइल, सिटिंग मॉडिफिकेशन, जॉब स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिम में सुपरवाइज चीज़ें, लेकिन अभी तो फौरी तौर पर जिम ना करें, उसको पॉज दें। और लेकिन आपकी बात से मुझे पता चला कि वो बच्चे जो जल्दी जिम शुरू कर देते, लड़के स्पेसिफिकली, ये बिल्कुल भी इनके पेरेंट्स सुन लें कि प्लीज आपका बच्चा वॉक करे, रनिंग करे, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जिम जो है ये इनका नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैंने तो ये फर्ज किया। हाँ, एंड अनसुपरवाइज्ड जिम, ठीक आई है। डोंट रिकमेंड। सर मुझे बताइए कोविड के बाद जो है आपने क्या तब्दीली देखी लोगों की इसमें, बहुत सारी मसल्स की पेन में या फिर हड्डियों या जोड़ों की पेन में? कोविड के बाद देखिए, कोविड एक डेफिनेटली दुनिया की बहुत सारा निज़ाम उसने बदला और हर एक को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट किया है। एक तो ये कि कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा ये हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं वो, और एक आपको बूम जो मिला है जिम्स का और लोगों का, अगर आप पार्क्स में ये पैडल का आजकल बहुत चल रहा है और स्पोर्ट्स का और ये सब, तो ये भी कोविड में ही जब लोगों को एहसास हुआ कि ज़िंदगी की क्या वैल्यू है और वक्त भी एक्स्ट्रा मिला, काम नहीं था, तो इन्होंने ये चीज़ें तो और साइकिलिंग वाले भी सुबह को काफ़ी लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं। सो एक तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो डेफिनेटली उससे लोगों को वो बेहतरी आई। बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लाइफ के स्ट्रेसेस बढ़े हैं उसकी वजह से, एंड ये जो वर्क फ्रॉम होम और उससे अब ये हो गया है कि वो काम तो हर वक्त ही करना है, वो घर पे बैठ के जो लोग काम कर रहे होते हैं वो और ज़्यादा बुरे पोस्चर में काम कर रहे होते हैं, वर्क स्टेशन उनका और ख़राब होता है एज कम्पेयर टू। आपने पैडल की बात की, तो पैडल पे टेनिस वाले में भी स्पेसिफिकली अगर आपको पता ही ना आपका पाँव लैंड कैसे कर रहा है, मैं बहुत से लोगों को देखी, फिर वो बाद में कह रहे थे कि मेरी बैक में बहुत पेन है, मैं मेरे ख्याल से मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, तो ये नहीं देख रहे थे ना। नहीं, और उसमें भी ये ना कि देखें, अगर आपने कोई स्पोर्ट खेलना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो एक आपको उसके लिए एक बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस और एक स्ट्रेचिंग, और एक वार्म अप, एक गियर और ये चीज़ें चाहिए। हमारी ये जो होता है कि आप बस एक उठे और आप जाके आपने कुछ कर लिया, उसमें डेफिनेटली इंजरीज हो सकती है। फाइन मॉर्निंग आई वोक अप और मैंने कहा कि आज मुझे पैडल खेलना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, एग्जैक्टली। सो डेफिनेटली नहीं, और एक वक्त में कुछ लोगों की बॉडी कॉम्पनसेट कर भी लेती है, वो लोग कर भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। और यही चीज़ें हैं ना कि अब इसमें इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिस तरह के हमारे कॉलर ने भी बताया। अब इनको हम लोगों को क्लिनिक में जब आते हैं तो वी हैव टू एक्सप्लोर दोस फैक्टर्स। कुछ लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज पीछे होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं जिस वजह से नहीं हो पा रहा होता, किसी की नींद नहीं पूरी हो रही होती, तो अब जब बॉडी चार्ज नहीं होगी तो कमर में दर्द तो होगा आपके। सो यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये वाली है जो डेफिशिएंसीज उन्होंने बताया, विटामिन डी, B12, कुछ को ये मसले चल रहे होते हैं, डाइट, और वो वहाँ से पूरा नहीं हो रहा था। अब जिम भी कर रहे हैं, डाइट आपकी पूरी नहीं हो रही, तो बॉडी फिर कैसे रिक्यूपरेट करेगी। सो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना